कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अक्षर एकेडमी को और करें अपने GPSC एंड CG व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। शैक्षणिक नियोजन शैक्षणिक नियोजन को आप समझ जाओगे बड़े आसानी तरीके से अगर नियोजन का मतलब समझ लो। ठीक है, अगर नियोजन का मतलब जान लें हम तो शैक्षणिक नियोजन को आसानी तरीके से समझ सकते हैं। नियोजन का मतलब ये होता है, नियोजन का जो तात्पर्य होता है, आपके पास जो उपलब्ध विकल्प है, आपके पास जो क्या हो, कोई साधन होगा, कोई भी साधन, कोई लक्ष्य होगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उपलब्ध विकल्प होंगे, इस विकल्प के आधार पर या विकल्प के साथ आप कह सकते हो संसाधन के आधार पर जो योजना बनाते हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति के पास ना कोई योजना होती है। जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई योजना होगी और उस योजना का निर्माण आप किसके आधार पर करते हो? अपने साधन के आधार पर, उसके लक्ष्य के आधार पर, उसके संसाधन के आधार पर और जो उपलब्ध विकल्प है उसके आधार पर। जो विकल्प उपलब्ध नहीं उस पर विचार ही करना बेकार। तो जिन विकल्पों पर आप विचार कर सकते हो और जैसे संसाधन है आपके पास, उन संसाधन के आधार पर और लक्ष्य के आधार पर आप क्या करते हो? एक योजना का निर्माण करते हो। कैसी योजना का निर्माण करते हो कि अधिक से अधिक क्या प्राप्त हो सके? उपलब्धि प्राप्त हो सके। 100% किसी चीज को प्राप्त करना संभव नहीं है। जैसे सरकार जो है गरीबी दूर करना चाहती है। अब जब सरकार गरीबी दूर करना चाहती है तो सरकार ये देखती है कि हमारे पास संसाधन क्या है और उन संसाधनों का उपयोग करने का विकल्प कैसा है हमारे पास, और उस विकल्प के आधार पर कोई योजना का निर्माण करेगी कि इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, गरीबों को दूर कर सकते हैं। कोई सामाजिक सहायता योजना चला दें, सामाजिक पेंशन चला दें, मुफ्त में क्या कर दें, चावल दाल बांट दें, क्या करें आखिर, इससे गरीबी का क्या हो जाए, निवारण हो जाए। तो जो योजना का निर्माण होगा तो योजना का निर्माण ही अपने आप में क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। और इस योजना का निर्माण अगर शैक्षणिक क्षेत्र में होने लगे, शैक्षणिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हम कोई योजना बनाने लगे तो हम उसको क्या कहेंगे? शैक्षणिक नियोजन कहेंगे। ठीक, क्या कहता है कि नियोजन हमारे पास उपलब्ध साधनों का एवं समस्याओं का कुशलतापूर्वक, योजना का कुशलतापूर्वक काम को करना है, जितना भी हो सके कुशलतापूर्वक करना है और उद्देश्य की प्राप्ति हो सके, उपलब्धि या उद्देश्य की क्या हो सके? प्राप्ति हो सके। कम या ज्यादा उससे मतलब नहीं। हर साल सरकार योजना बनाती है। अच्छा, जो नियोजन शब्द आया है, ये नियोजन शब्द जो है आर्थिक नियोजन शब्द से आया हुआ है। सबसे पहले 1950 में सबसे पहले जो विचारधारा है, मूल विचारधारा है, वो कहां की है? रूस की है। आर्थिक नियोजन शब्दावली को अपन कहां से लिए? रूस से लिए हैं। 1950 में हमने योजना निर्माण करने के लिए कौन से आयोग बनाए? योजना आयोग बनाए। और योजना आयोग न सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में बल्कि जिस भी दृष्टिकोण में हमको विकास करना है उस विकास के दृष्टिकोण से क्या करती है? अलग अलग योजना बनाती है। रूस में ये अनिवार्य है, योजना बनाना अनिवार्य है। अब योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा स्थापित कर दिया गया है? नीति आयोग। ये वही काम कर रहा है जो काम योजना आयोग करता था। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना के माध्यम से नियोजन का काम करता था, अब नीति आयोग करता है। हाँ, लक्ष्य जो है 2030 तक 3 तरह के लक्ष्य रखे गए इसमें। अल्पकालिक लक्ष्य, आपका मध्यमकालीन लक्ष्य और आपका दीर्घकालीन लक्ष्य। अल्पकाल 7 साल भर के लिए बनाते हैं। योजना आयोग 5-5 साल के लिए बनाता था। जब नीति आयोग बना तो कैसा? सहकारी संघवाद को प्रेरित करने के लिए बनाया गया। सहकारी संघवाद कहने का मतलब यह है कि पहले योजना ऊपर स्तर पर बनती थी और उसका क्रियान्वयन धीरे धीरे नीचे स्तर पर होता था। अब योजना निचले स्तर पर बनती है विकेंद्रीकरण की राजनीति को अपनाने के लिए। अब वो लोग योजना बनाकर भेजते हैं ऊपर में, ऊपर वाले फिर और ऊपर में, और उन सारी समस्याओं को जानने के बाद जो नीति आयोग के जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग क्या करते हैं? योजना का निर्माण करते हैं। इसी व्यवस्था को कहा जाता है सहकारी संघवाद। संघ बनाते हैं हम, संघ के माध्यम से काम करते हैं। पहले योजना कैसे बनता था? एक बड़ा योजना आयोग बन गया और योजना आयोग क्या करता था? अलग अलग जगहों में
राज्य में अलग भेज दिया, जिला में अलग भेज दिया, पंचायतों में अलग भेज दिया। ये किस दिशा में आता था? इस दिशा में हुआ करता था। अब क्या करता है, ये लोग अपना योजना बनाते हैं और ये लोग किसको भेजते हैं? ऊपर की ओर भेजते हैं। तो उससे जमीनी जो समस्याएं हैं उसका पता चल पाता है। और इसी शब्दों को कहा जाता है सहकारी संघवाद। क्या कहा जाता है? मिलकर काम कर रहे हैं और संघ बनाकर काम कर रहे हैं, इसलिए संघवाद हो गया। अब जैसे ही पहले योजना आयोग चलता था उसका उल्टा हो गया नीति आयोग। काम उसका वही है, योजना बनाना। ठीक, तो ये व्यवस्था कहां से शुरू हुई? रूस से शुरू हुई योजना आयोग के रूप में, और बाद में वो नीति आयोग में पहुंच गया। और ये व्यवस्था 1950 से शुरू हुई योजना आयोग के माध्यम से। आर्थिक नियोजन, इसमें हमने पढ़ते इकोनॉमिक्स में आर्थिक नियोजन, और उसमें लक्ष्य तय करते थे, लक्ष्य की प्राप्ति करते थे। उसमें एक जो तत्व हुआ करता था वो शिक्षा भी रहता था। कृषि, उद्योग, खान, किसी हर क्षेत्र में अलग अलग करते थे। एक तरह हुआ करता था मानव संसाधन का विकास। तो शिक्षा क्या है? मानव संसाधन का विकास है। आर्थिक नियोजन में हमेशा मानव संसाधन का विकास एक प्रमुख तत्व रहा है, और मानव संसाधन के विकास में शिक्षा प्रमुख तत्व रहा है। आर्थिक नियोजन में कौन रहा है? मानव विकास। और मानव विकास में प्रमुख तत्व क्या रहा है? शिक्षा। क्योंकि मानवीय पूंजी का विकास जो अपन कल पढ़े किसके माध्यम से हो सकता है? शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। क्लियर? अब इसमें बोलता है कि शैक्षणिक नियोजन क्या है। तो आपको शैक्षणिक नियोजन के बारे में अगर पूछा गया कि शैक्षणिक नियोजन क्या है, तो आपको क्या बताना है वो बता देता हूं। नियोजन का मतलब हो गया योजना बनाना। कैसे योजना बनाना? उपलब्ध संसाधन के आधार पर, उपलब्ध विकल्पों के आधार पर। हम जिन विकल्पों का भी चयन करेंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारी योजना बन जाएगी। हम आम रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही करते हैं, योजना बनाते हैं। योजना बनाते हैं कैसे? जैसे आपको मान लीजिए कोचिंग आना हुआ। अब कोचिंग जब आपका आना हुआ तो आपका लक्ष्य मेन क्या है? कोचिंग आना। तो अब आपके पास संसाधन क्या है भाई? गाड़ी में जाऊं, साइकिल में जाऊं, पैदल जाऊं, हवाई जहाज में जाऊं। जो संसाधन उपलब्ध रहेंगे और जो सबसे उपयुक्त विकल्प रहेगा, हो सकता है आपके पास हवाई जहाज भी हो, लेकिन उपयुक्त विकल्प है क्या? टेक ऑफ और लैंडिंग में दिक्कत होगा, हमारे पास व्यवस्था नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? गाड़ी या साइकिल का चयन चुनोगे। कार भी होगा आपके पास, लेकिन हो सकता है कार पार्किंग का जगह ना हो यहाँ पर। तो आप उपयुक्त विकल्प में जो सबसे अच्छा विकल्प होगा उस विकल्प का आप क्या करोगे? चयन करोगे। और वह तब कब होता है? संसाधन के आधार पर, जो आपके उपलब्ध संसाधन है उसके आधार पर। शैक्षिक नियोजन का मतलब होता है कि शैक्षणिक कार्यों को, लिख लीजिए यही परिभाषा, शैक्षिक कार्यों को ऐसी व्यवस्था देने से, ऐसी व्यवस्था देने से है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का, जिसमें उपलब्ध संसाधनों का संसाधनों एवं कर दीजिए, एवं साधनों का, संसाधनों एवं साधनों का उपयोग कर निर्धारित समय में लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था है जिसमें उपलब्ध संसाधन और साधनों का उपयोग करके निर्धारित समय में लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आपने एक साल के लिए प्रोग्राम बनाया है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमको क्या कर देनी है? इतनी प्रगति करनी, निर्धारित समय में है। 5 साल में हमें शिक्षा व्यवस्था को इतना ऊपर लेकर जाना है कि सारे लोग साक्षर हो जाएं। 5 सालों में आपने क्या प्रोग्राम बनाया है कि शिक्षा में हमको 75% साक्षरता दर को प्राप्त कर लेना है। ये क्या है? निर्धारित समय में लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है अनिश्चित समय के लिए, लेकिन अनिश्चित समय, नियोजन का मतलब ये नहीं होता है कि अनिश्चित समय के लिए आप छोड़ दो उसको। निर्धारित समय को होना क्या है? बेहद जरूरी। और उपलब्ध संसाधन और साधन तो होने ही चाहिए। अब शिक्षा में अगर कोई प्लान बनाते हो तो वो क्या हो जाएगा? शैक्षणिक नियोजन कहलाएगा। ठीक। अब शैक्षणिक नियोजन का प्रारंभ कब से होता है वो देख लेते हैं। अपन थोड़ा सा शैक्षणिक नियोजन को पढ़ रहे हैं
थोड़ा लेट हो गई, मैं आपको समझा देता हूं। नियोजन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं, विकल्प उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का उपयोग करके हम कोई प्लान बनाएं और निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करें। अगर ये प्लान हमारे शिक्षा के क्षेत्र में है, तो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था जिसमें संसाधनों और साधनों का उचित उपयोग करते हुए निर्धारित समय में क्या किया जा सके, लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, शैक्षणिक नियोजन कह सकते हैं। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। निकाल लीजिए आप कॉपी किताब। इसका प्रारंभ हुआ 1950 से, जब से शुरू हुआ योजना आयोग, तब से नियोजन का कार्यक्रम, शिक्षक में नियोजन का कार्यक्रम हमारे यहाँ शुरू हुआ। मतलब आर्थिक नियोजन के साथ साथ में शैक्षिक नियोजन का भी प्रोग्राम चला, वो 1950 के दौरान ही प्रारंभ हुआ है, क्योंकि हमने शिक्षा के स्तर उस वगैरह भी बढ़ाना चाहते थे। और इस हेतु एक 8 सदस्यीय आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। जो योजना आयोग था, किस रूप में, योजना आयोग के रूप में। जिसमें अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के, खुद प्रधानमंत्री। एक कैबिनेट स्तर का क्या होता था, कैबिनेट स्तर का यह क्या था, उपाध्यक्ष होता था, जो अभी भी होते हैं नीति आयोग में। और इसके अलावा इसमें जो है मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य होते थे। और साथ में कुछ जो है विशेषज्ञ सदस्य होते थे। जो क्या दे सके, अपना तकनीकी सहायता दे सके, कोई योगदान देना है, कुछ विशेष क्षेत्र के, न्यायिक क्षेत्र के, शिक्षा के क्षेत्र के, साहित्य के क्षेत्र के, जिन भी क्षेत्रों के हो, वो क्या करते थे, प्रधानमंत्री समय, प्रधानमंत्री जो उपाध्यक्ष होता था, कैबिनेट में मंत्री के रैंक का होता था, और साथ में मंत्रिमंडल के भी क्या होते थे, इसमें सदस्य होते थे योजना आयोग में। और साथ में कुछ विशेषज्ञ सदस्य भी होते थे, जो योजनाओं के क्रियान्वयन में, शैक्षणिक शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में अपना अपना क्या देते थे, सलाह दिया करते थे, क्योंकि विशेषज्ञ हुआ करते थे वो। ठीक, बाद में यही क्या बन गया, वर्तमान में इसका निर्माण किस रूप में हो गया, नीति आयोग के रूप। वर्तमान में भी यही सिस्टम है, बस नीति आयोग में एक सीईओ होते हैं, प्लस क्या होता है, एक सीईओ और बढ़ जाते हैं। ठीक, जो भी कौन है, अमिताभ कांत, ठीक है, एक सीईओ बन गए हैं। शैक्षणिक नियोजन के लिए भी यही प्रोग्राम चल रहा था। आर्थिक नियोजन के साथ साथ कुल मिलाकर शैक्षणिक नियोजन में भी कौन सा प्रोग्राम चल रहा था, जो योजना आयोग का प्रोग्राम था, जो नीति आयोग का प्रोग्राम था, वही एक योजना बनाता था। अब शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग करते क्या थे, मिटा दो इसको, लिख लिए, नहीं लिख पे, लिखिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई प्रकार के नियोजन किया करते थे, जैसे परिणात्मक हो जाता था, गुणात्मक हो जाता था, प्रशासनिक और वित्तीय नियोजन। जब भी योजना का निर्माण होता है ना, 4 क्षेत्रों में हमेशा होता है, सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है। वो किनारे वाले लिख लिए हैं, सबसे किनारे वाला बेटा तू। अब जो नियोजन का स्तर हुआ करता था, स्तर किसके, नियोजन के स्तर। नियोजन के स्तर में जो है 4 स्तर रखा गया था। एक रखा गया था परिमाणात्मक, नियोजन, ठीक।
इसमें देखा था मात्रा का प्रसार। परिणात्मक नियोजन का मतलब ये होता है कि मात्रा में क्या वृद्धि हो रही है, कितने ज्यादा स्कूल खोल दिए गए, कितने ज्यादा प्लेग्राउंड बन गया, कितने ज्यादा किताब बेचे गए, कितने किताब छपाए गए। मात्रा में वृद्धि करने के बारे में बात कर रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, धन लगा रहे हैं, उसमें अगर किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो मात्रा में हमने कितना प्रसार किया। उपलब्धि के बारे में हमको क्या करना है, हर 5 व्यक्ति बच्चे की जनसंख्या के आधार पर एक स्कूल खोलना है। एक प्रकार का कैसा है, परिणात्मक नियोजन, कि हम इतनी संख्या में इतने साल स्कूल स्थापित करेंगे, छात्रावास स्थापित करेंगे, इतने सीटें छात्रावास होंगे, इतने प्लेग्राउंड बनाएंगे, इतने स्टेडियम बनाएंगे मानव का विकास करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी योगदान हो सकता है। ये मात्रात्मक नियोजन था। दूसरा नियोजन था गुणात्मक नियोजन। गुणात्मक नियोजन यह था कि हमने ये तय किया कि इससे पूर्व के, किस पर बात कर रहे हैं अपन, गुण दोष पर। हम ये देख रहे हैं कि पिछले पंचवर्षीय काल में जो हमने क्या बनाई थी, नीतियां बनाई थी, उन नीतियों में क्या क्या अच्छी चीजें थी जो इस बार हमको लागू करना है, और कौन कौन से ऐसे दोष थे, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं थी जिनको अपन क्या कर सकते हैं, दोषों को दूर कर सकते हैं। तो अगली बार जब अपन प्लान बनाएंगे, दोषों को ये देखते हुए, तो उन दोषों को हटाते हुए अपन क्या करेंगे, नियोजन करेंगे, योजना बनाएंगे, जिससे वो क्या होगा, पुराना वाला जो योजना फ्लॉप हुआ था या जो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई थी, अब लक्ष्य प्राप्ति में क्या करेगा, योगदान होगा। चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, चाहे योजना के निर्माण के स्तर पर हो, चाहे उसके क्रियान्वयन के स्तर पर हो, दोनों स्तर पर जांच करना था और उसके गुण दोषों की जांच करनी थी। गुण दोषों की जांच करने के बाद नया नियोजन जो होगा अगले 5 वर्ष के लिए, उन दोषों को अपने को क्या करना है, दूर करना है। तो दूसरा प्रकार का नियोजन कैसा हो गया, गुणात्मक नियोजन। पहला प्रकार का नियोजन परिमाणात्मक नियोजन, क्लियर, परिमाणात्मक हो गया और गुणात्मक। तीसरा जो व्यवस्था था वो था आपका प्रशासनिक नियोजन। प्रशासनिक नियोजन में यह था प्रशासनिक कसावट हेतु। भाई शिक्षा का भी एक प्रशासन है। शिक्षा में क्या होते हैं, डीओ होते हैं, उसके ऊपर बीओ होते हैं, सॉरी उसके नीचे बीओ होते हैं, उसके नीचे एबीओ होते हैं, इसके बाद प्राचार्य, टीचर, सहायक शिक्षक होता है। ये सारे लोग प्रशासन में, और स्कूलों का भी एक संगठन होता है, हेडमास्टर, सहायक शिक्षक, उच्च स्तरीय शिक्षक, चपरासी। इन लोगों में शिक्षा का कैसा प्रशासनिक कसावट है, चुस्ती दुरुस्ती है कि नहीं, जानकारी कैसे आ रही है, नियमित रूप से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उनका नियंत्रण पर्यवेक्षण कौन कर रहा है, ये सब किसमें आ जाएगा, प्रशासनिक कसावट में आएगा। तो तीसरा नियोजन कौन था, प्रशासनिक माध्यम से। परिणात्मक माने मात्रा के आधार पर बढ़ाओ, गुणात्मक आधार पर, गुण दोषों के आधार पर, और प्रशासन में अगर कसावट करना है, चुस्ती दुरुस्ती लानी है, तो वो प्रशासनिक नियोजन हो जाता था। और चौथा था जो सबसे महत्वपूर्ण है, वित्तीय नियोजन। धन प्रबंधन हेतु वित्तीय नियोजन का सबसे प्रमुख लक्ष्य यह हुआ करता था कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में अधिक से अधिक उत्पादन। मैनेजमेंट का फंडा ही होता है कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट और अधिक उत्पादन। वित्तीय नियोजन में ये काम किया जाता था कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया जाए, ऐसी कौन सी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें पैसा तो कम लगे लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति क्या हो, ज्यादा हो। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अपन काम कर रहे थे, तो चाहे परिमात्मक कह दें आप, चाहे वो गुणात्मक कह दें, चाहे प्रशासनिक तरीके से कह दें, चाहे वित्तीय के माध्यम से कह दें, सबका लक्ष्य ऐसा था कि चुस्ती दुस्ती को बढ़ाया जाए, ऐसा काम किया जाए कि धन कम लगे लेकिन उत्पादन ज्यादा हो। मतलब लक्ष्य की प्राप्ति में, मतलब शिक्षा के स्तर को हम ऊंचा उठाएं लेकिन पैसा भी कम लगे। आवश्यक पैसा खर्च करेंगे हम, और साथ में ये भी देखें कि कहीं ऐसे जगह तो पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है जहां पर काम नहीं है उसका, जहां पर उसका काम है वहीं पैसा खर्च किया जाए। यह वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आ जाता था। तो नियोजन में 4 स्तर पर होता था, एक परिमाण के आधार पर, दूसरा गुणों के आधार पर, तीसरा प्रशासन के आधार पर, और चौथा वित्तीय के आधार पर। 4 ही प्रकार के नियोजन शिक्षा के क्षेत्र में किए जाते थे, 5वां नियोजन नहीं किया जाता था। क्लियर? ये हो गया इधर वाला।
अभी समझ लीजिए, आप चाहें तो इसको फोटो भी ले लेंगे तो आप उसको ऐसे लिख लेंगे। मैं वैसे ही लिखा हूं जैसे बोर्ड में लिख रहा हूं ना, वैसे ही नोट्स में लिखता हूं। क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं, क्यों नियोजन करना चाहते हैं? मूल अर्थ में अगर आप देखें तो शिक्षा के नियोजन के सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम शिक्षा के स्तर को ऊंचा लेकर जाएं। मेन उद्देश्य है, अगर समझना है आपको सीधे सीधे शब्दों में, तो शिक्षा के स्तर को अपने को ऊंचा बढ़ाना है। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, चूंकि कैसी व्यवस्था है, हम विकासशील देश है, तो विकासशील देशों में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है कि हमारा शिक्षा का स्तर लो लेवल पर होता है किसके, विकसित देशों की तुलना में। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम सबसे पहले साक्षरता को बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा को नहीं। उस दिन बताया था ना शिक्षा और साक्षरता में अंतर। तो हम सबसे पहले क्या बढ़ाना चाहते हैं, मतलब साक्षरता के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, और ये मानकर चलते हैं कि अगर हम साक्षरता के स्तर को बढ़ाते जाएंगे तो एक दिन आदमी इतना समझदार हो जाएगा कि शिक्षा का स्तर स्वतः ही ऊंचा हो जाएगा उसका। क्लियर? तो मूल लक्ष्य ए है। लेकिन किताबी भाषा में अगर देखें तो शिक्षा के उद्देश्य आपको लिखने पड़ेंगे कि ए है कि नहीं है, बी है कि नहीं है, सी है कि नहीं है, डी है कि नहीं, उसको लिख लीजिए आप। इसके उद्देश्य, शिक्षा नियोजन के उद्देश्य। इसका पहला उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र और दिशा तय करना। शिक्षा का क्षेत्र एवं दिशा को तय करना। दूसरा इसका उद्देश्य है शैक्षणिक लाभ प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम बनाना। शैक्षणिक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम बनाना। तीसरा है देश के सामाजिक राजनीतिक, देश के सामाजिक राजनीतिक स्वरूप के समान शिक्षा का स्वरूप तय करना। स्वरूप के समान शिक्षा का स्वरूप तय करना। चौथा है आत्मनिर्भर और आर्थिक प्रगति में मानवीय पूंजी का निर्माण। आत्मनिर्भर एवं आर्थिक प्रगति हेतु मानवीय पूंजी का निर्माण। पांचवा है सांस्कृतिक वैज्ञानिक साहित्यिक प्रगति। सांस्कृतिक वैज्ञानिक साहित्यिक प्रगति। और छठवा है वित्तीय समस्या सहित अन्य समस्या को दूर करना। वित्तीय समस्या सहित अन्य समस्या को दूर करना। नियोजन के इतने ही लक्ष्य थे। नियोजन इसलिए करना चाहते थे कि आखिर आप किस दिशा में, शिक्षा को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हो। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिस क्षेत्र में देश क्या कर सके, आर्थिक प्रगति कर सके, मानव संसाधन पूंजी का विकास हो सके, निर्माण हो सके। तो आपको दिशा तय करना है कि किस दिशा में ले जाए। तो निश्चित तौर पर दिशा कौन सी है, ऊपर ही लेकर जाना है, नीचे तो लेकर जाना नहीं। तो शिक्षा का क्षेत्र में दिशा तय करना कि हम किस दिशा की ओर जाना चाहते हैं, किस फील्ड में हम महारत हासिल करना चाहते हैं। दूसरा था शैक्षणिक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम बनाना। नियोजन का यह भी एक उद्देश्य है कि ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम बनाए जाए, ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए जाए। आप देखे होंगे साक्षरता अभियान, सर्व साक्षरता अभियान, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। ये क्यों? शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए।
तो ये प्रोग्राम अगर हम कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें अधिक से अधिक लोगों को क्या पहुंच सके, लाभ पहुंच सके और अधिक से अधिक इस कार्यक्रम से जुड़ सके और अनंतर शिक्षित हो सके, पढ़ लिख सके, तो शैक्षणिक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या करना, कार्यक्रम तैयार करना। ये शिक्षित नियोजन का लक्ष्य है। दूसरा, देश के सामाजिक राजनीतिक स्वरूप के समान शिक्षा का स्वरूप तय करना। अगर आपकी शिक्षा व्यवस्था, आप भारतीय परंपरा में रहते हो और आप अपने यहां शैक्षणिक व्यवस्था अमेरिका की ला कर देते हो अमेरिका में, तो क्या वो चल पाएगा? ध्वस्त हो जाएगा। लोग अभी उस स्तर के नहीं बन पाए हैं, उनका पृष्ठभूमि जो है उस स्तर का नहीं है, तो हम उस स्तर की शिक्षा व्यवस्था को भी नहीं ला सकते। हमारी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसी पृष्ठभूमि के आधार पर तो हम शिक्षा दे सकते हैं। हमारी जो आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसके आधार पर, क्योंकि ये जो पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि के आधार पर जैसे हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, अगर हमने नया शिक्षा देना शुरू कर दिया उनको अमेरिकी आधार पर या ब्रिटेन के आधार पर या कनाडा के आधार पर, तो उनकी राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से है ना वो। हमारी राजनीतिक व्यवस्था तो दूसरे तरीके की संसदीय शासन व्यवस्था को है। और ये जो छात्र हैं, जो बालक हैं, वो आगे इसको क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं। तो हम वैसे अनुरूप उनको क्या दें, सामाजिक और राजनीतिक स्वरूप के अनुसार ही हमको क्या दें, शिक्षा दें। इस हेतु प्लान बनाना। इस हेतु प्लान कौन बना सकता है? वो व्यक्ति जो इस पृष्ठभूमि को जानता हो। ठीक। दूसरा, आत्मनिर्भर और आर्थिक प्रगति हेतु मानवीय पूंजी का निर्माण। कुछ बज रहा है क्या? मैं सोचा मोबाइल बज। अच्छा, आत्मनिर्भर और आर्थिक प्रगति हेतु क्या करना है हमको शिक्षा को ऐसा बनाना है कि ये आत्मनिर्भर बना सके। ये नहीं कि हमें शिक्षा की व्यवस्था कैसे रख लिया हमने और जाके आंसर लिख दिया। हमारी व्यवस्था तो ऐसे ही रहने के लिए है कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन याद करते हैं और जाके पेपर में लिख देते हैं। जरा सोचिए कि इस शिक्षा व्यवस्था का हम कैसे उपयोग करते हैं। आप लोग जो है स्टूडेंट होने के नाते आप कर रहे हो, आर्थिक प्रगति के लिए आप पेपर दोगे ना, और मैं इसका ऐसे इसलिए उपयोग करता हूं क्योंकि मैं पढ़ा हूं तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, पढ़ने के बाद मान लो एमएससी किया हुआ लड़का है, एमबीबीएस किया हुआ लड़का है और किराना दुकान चलाता है, तो क्या आपने शिक्षा का उपयोग कर पाया? हो नहीं कर पाया, बिल्कुल भी नहीं कर पाया। लेकिन अगर एक एमबीए करने वाला लड़का होगा और वो अगर किसी तरह का बिजनेस करता है, वो उसका शिक्षा में शामिल हो गया। अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग में क्या किया है, आर्किटेक्ट में कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, घर बना सकता है। ये शिक्षा का क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है आत्मनिर्भरता के लिए और आर्थिक प्रगति के लिए अपनी शिक्षा का उपयोग कर पा रहा है। महात्मा गांधी का भी विचार यही था कि बालकों को बुनियादी शिक्षा कहां दे देनी चाहिए, स्कूलों में भी रोजगार परक शिक्षा देनी चाहिए। व्यक्ति क्या कर से वहीं से ही काम करने के बारे में सीख जाए। तो महात्मा गांधी थोड़ा सा नीचे लेवल के सोचते थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि वहीं से चरखा काटना सिखा दिया जाए, वो जो टटिया बनाते हैं ना, जूता वूता बनाना सिखा दिया जाए, कपड़ा बनाना सिखा दिया जाए, तो लड़का कैसा हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। खेती करना सिखा दिया। वो थोड़ा सा सामान्य लेवल का सोचते थे, क्योंकि उनके दिमाग में था कि 80% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, गांव में निवास करती है, तो गांव जैसा काम दे दो, ये उनका विचार था। तो हमको मूल ध्यान रखना है कि शैक्षणिक नियोजन का प्रमुख काम यह था कि आत्मनिर्भर भी हो सके हम अपने शिक्षा के माध्यम से, और आर्थिक प्रगति भी कर सके और मानवीय पूंजी का निर्माण हो जाए। फिर सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और साहित्यिक प्रगति हो जाए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी देश का जो वास्तविक प्रतिनिधित्व होता है ना, वो लोग करते हैं कैसे, उनके बुद्धि का पता, उनके शिक्षा स्तर का पता कैसे पता चलता है। जैसे विवेकानंद यहां से गए और विवेकानंद ने अपने सांस्कृतिक और जो सामाजिक मूल्य थे उसके आधार पर कहा कि विश्व के सभी धर्म क्या करते हैं, जैसे ईश्वर की ओर लेकर जाते, जैसे विश्व की सारी नदियां सागर में मिल जाती हैं, वैसे विश्व के सभी धर्म किसमें चले जाते हैं, ईश्वर की ओर लेकर चले जाते हैं। ये किसकी विचारधारा रही होगी, भारतीय संस्कृति की विचारधारा रही होगी ना, तभी तो उसको कहा जाए रिप्रेजेंट कर पाए। तो इनका भी कहना है, शैक्षणिक साहित्य का उद्देश्य का भी यही है कि साहित्यिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर हमारी उन्नति हो सके, ताकि हम दूसरों को क्या कर सके, बेहतर बता सके और अपने देश का, अपने राज्य का क्या कर सके, प्रतिनिधित्व कर सके, उनकी प्रगति होनी चाहिए। और तीसरा, वित्तीय समस्या सहित अन्य समस्याओं को दूर करना। जब आप नियोजन करोगे तो उसमें सबसे बड़ी समस्या आएगी वित्तीय की, धन की समस्या। अगर आपके पास धन है तो कोई समस्या नहीं, मूल समस्या किसकी है, धन की समस्या है। अगर धन की समस्या हल हो जाए तो सारी समस्या खत्म। ठीक, तो वित्तीय नियोजन का प्रबंध कैसे करना है, ये इसका मूल तत्व है। तो शिक्षा नियोजन के मूल क्या क्या तत्व हो गए, एक तो दिशा तय करना, लक्ष्य प्राप्त करना, कार्यक्रम बनाना, सामाजिक राजनीतिक प्रकृति के अनुसार शिक्षा देना, और आर्थिक और आप क्या करते हैं, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, साहित्यिक, सांस्कृतिक और प्रगति करना, वित्तीय समस्याओं को दूर करना। आने से ये नियोजन का मूल उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ये शिक्षित नियोजन का उद्देश्य है, प्लानिंग का उद्देश्य है। ठीक, अब
इसकी प्रगति क्या थी, हमारे यहाँ प्रक्रिया क्या होती है, शैक्षणिक नियोजन की कैसी प्रक्रिया काम करती है, उसके बारे में सोचिए। हमारे यहाँ शैक्षणिक नियोजन कैसे किया जाता है? ये वैसे ही किया जाता है जैसे अन्य योजना, समस्त योजनाओं का नियोजन ऐसे ही किया जाता है। प्रक्रिया, शैक्षणिक नियोजन की प्रक्रिया क्या है हमारे देश में, वो देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। सबसे पहला होता है नियोजन की आरंभिक तैयारी प्रारंभ होती है। नियोजन की आरंभिक तैयारी, आरंभिक तैयारी प्रारंभ हुई। आरंभिक तैयारी में हम क्या करते हैं जानते हैं? अनुसंधान, सर्वे, और क्या करते हैं? अनुसंधान करेंगे, सामाजिक एवं आर्थिक, सामाजिक एवं आर्थिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक जानकारी या समस्या का आकलन। सबसे पहले आप ये देखोगे कि अनुसंधान को जिस भी क्षेत्र पर, जैसे शिक्षा के क्षेत्र पर आप कर रहे हो, तो शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान किया जाएगा, कहां गड़बड़ी रह गई है, क्या गड़बड़ी रह गई है, कितना आवश्यकता है, कितना आवश्यकता नहीं है। उसी आधार पर आप क्या करोगे? सर्वे करोगे। फिर आपके सामाजिक आर्थिक संसाधन क्या हैं, उनके गुणात्मक कितना, मतलब उनमें कितना गुण है, कितना अच्छी बात है, कितना दोष है, उसमें कितनी अच्छी बातें उसमें हैं, गेन कर चुके हैं, और कितने दोष बाकी रह गए हैं। मात्रात्मक, कितनी मात्रा पूर्ति की जा चुकी है और कितनी मात्रा और आवश्यकता है। इसका सर्वे वगैरह करोगे, अनुसंधान करोगे, कुछ ना कुछ तो खोज करोगे, तभी तो आपको पता चल पाएगा कि हमारे अंदर कितनी आवश्यकता है और कितना और जरूरत है, कितना किया जा चुका है काम और कितना बाकी। इस सब के बारे में अनुसंधान करोगे, सर्वे करोगे, सामाजिक आर्थिक गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके का क्या करोगे? आकलन करोगे, और साथ में इनकी जानकारी भी इकट्ठा करोगे और समस्या का आकलन करोगे कि आखिर समस्या कहां कहां रह गई, क्योंकि लक्ष्य आपको तय करने हैं, और लक्ष्य तय करने से पहले आपको समस्या और संसाधनों के बारे में जानना जरूरी। ठीक। दूसरा आप तरीका करोगे, इसे भेजा जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के पास। राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है, ये देखता है कि कितना आकलन रह गया है। हम सब उन चीजों को, जितनी भी हमारे साथ समस्याएं, जितनी भी आवश्यकताएं हैं, ये कितने किस स्तर पर होती हैं? निचले स्तर पर होती है। नीति आयोग के मामले में किस स्तर पर होती है? निचले स्तर पर, ग्राम लेवल पर, जनपद लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर, जिला पंचायत लेवल पर, राज्य लेवल पर, छोटे छोटे लेवल पर, अलग अलग स्कूलों के लेवल पर, संस्थागत आधार पर यह तय होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल लेवल पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वहां पर क्या होता है? विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श। जो प्लानिंग कमीशन में क्या होंगे, जो नीति आयोग में जो विशेषज्ञ होंगे, वो उन पर विचार विमर्श करेंगे, बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, और चर्चा के बाद ये देखेंगे कि कितनी आवश्यकता है और कितनी नहीं है। इसके बाद एक और तथ्य लिखता है, इनके बीच में एक तथ्य आता है स्मरण पत्र। स्मरण पत्र का मतलब होता है, जब विशेषज्ञ समिति जो विचार विमर्श जो करते हैं, तो जिन संस्थाओं के माध्यम से यह आकलन आया रहता है, उनके मामले में कोई कंफ्यूजन अगर होता है, तो उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर से पुनः कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्मरण पत्र के तौर पर उनको क्या करते हैं? भेजते हैं। ठीक, एक सिस्टम आता है उसमें। और इसके बाद जो भी योजना विचार बनेगा, जो भी योजना आएगा, उस योजना का विधान मंडल, विधान मंडल कहने का मतलब है कि संसद में या आपका विधानसभा में, संसद और विधानसभा में, ये एक तो संवर्धित सूची का विषय है, दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से विषय संसद बनाता है और कौन कौन से कानून कौन बनाता है? राज्य बनाते हैं। ये क्लियर है?
तो उसके आधार पर विधानमंडलों में इस योजना की स्वीकृति के लिए जाता है। इनमें क्या होगी? इनकी स्वीकृति होगी, और स्वीकृति के बाद फिर इनका क्या होगा? क्रियान्वयन होगा, और क्रियान्वयन के बाद फीडबैक। फीडबैक मतलब आपका क्या होना है? मूल्यांकन। मूल्यांकन का होना क्या है? आवश्यकता है। तब पता चल पाएगा कि वास्तविक क्या है। अगर सही मायने में देखो तो पहले क्या है? समस्या का निर्धारण, फिर उपयुक्त विकल्पों का चयन, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद के पास आ जाता है, विचार विमर्श होता, चर्चा होता है, फिर विचार विमर्श करने के बाद विधानमंडल में भेज दिया जाएगा। जो विचार विमर्श पक्का हो चुका है उसके आधार पर ये लोग क्या करेंगे? पारित कर लेंगे, और पारित करने के बाद उसका क्या कर दिया जाएगा? जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो जाएगा, और क्रियान्वयन के बाद वापस फीडबैक ले लिया जाता है कि जो समस्या रही है उसका निदान कितना अच्छे तरीके से हुआ है, क्योंकि अगली बार भी फिर जरूरत पड़ेगा, तो उसका मूल्यांकन कर लिया जाता है। ये इस प्रक्रिया में शैक्षणिक नियोजन क्या होता है? कार्यक्रम काम करता है। शैक्षणिक नियोजन की ये इसी क्रम में होगा ना, क्रम मत बदलिएगा, इसी क्रम में रहेगा। फिर अब तक देखिए, मानव विकास तो लगभग, मानव विकास की जो प्रक्रिया है लगभग हर पंचवर्षीय योजना में रही है, चाहे जिस रूप में हो, जिस रूप में हो मानव विकास। लेकिन कौन कौन से पंचवर्षीय योजना में शिक्षा शब्द लिखा गया वो ध्यान देना है कि कौन कौन से योजनाओं में शैक्षणिक नियोजन के बारे में बात कही गई। ठीक, 3 योजना है, उनको नोट कर लेते हैं। पंचवर्षीय योजना में शिक्षा, कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के बारे में बात की गई वो ध्यान रखिएगा। पहला, प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा की बात कर दी गई थी, और प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपके 5 1956 के आसपास, 55 में आए थे, 52 से 50 से 55 के बीच में था, लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1956 में 5 IIT स्थापित कर दिए गए। 1956 में क्या किया गया? ये शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव था, IIT स्थापित करना। अच्छा, लास्ट में नहीं दिख रहा है, तो लास्ट में लिखा हुआ है विधानमंडल संसद के बाद दिख रहा है, इसके बाद नीचे में क्रियान्वयन लिखा हुआ है, और क्रियान्वयन के नीचे में फीडबैक मूल्यांकन लिखा हुआ है। अब थोड़ा ऊपर लिखूंगा, ठीक, क्रियान्वयन और क्रियान्वयन के बाद फीडबैक लिखा हुआ है। ठीक, 1956 में 5 IIT की स्थापना कर दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1950 में आई थी, 1950 के बाद वैसे तो स्थापित हुआ दूसरी पंचवर्षीय योजना में, लेकिन लक्ष्य था किसका? प्रथम पंचवर्षीय योजना का, 1955 के आसपास। इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसके किसके बारे में बात किया गया? एक तो बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक और महाविद्यालयीन शिक्षा और विश्वविद्यालयीन शिक्षा में गुणात्मक सुधार। इनके बारे में कहा गया दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में। कब तक चला ये? पहला पंचवर्षीय योजना चला था 1950 से लेकर 55 तक, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1955 से लेकर 60 तक। यही थी। ठीक, बुनियादी शिक्षा, और भी बहुत सारे उद्देश्य थे, लेकिन शिक्षा वाला उद्देश्य अपन सिर्फ लिख रहे हैं कि बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा और विश्वविद्यालयीन शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना होगा। ठीक, और मैं आपको बता दूं, इसके बाद सब लगभग सब में मानव विकास जैसे शब्द हुआ करते थे, शिक्षा शब्द नहीं हुआ करता था। लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना में सीधे दूर में 11वीं पंचवर्षीय योजना इसको मनमोहन सिंह ने शैक्षिक योजना की ही संज्ञा दी थी।
शैक्षिक योजना मैंने शिक्षा के हर क्षेत्र पर काम करने के बारे में बात कहा गया। शिक्षा के हर क्षेत्र पर, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र पर काम करने के लिए शैक्षणिक योजना के रूप से नाम से इसको जाना गया 11वीं पंचवर्षीय योजना को। कब से था, कब से कब तक था? 7 से 12, 2007 से लेकर 2012 तक था। और 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना, 17 में टाटा बाय बाय हो गया इसका। ठीक है, नीति आयोग स्थापित कर लिया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 50 से 55 याद रखना, 56 में 5 आई थी है, पहला 51 से 56, ठीक कह रहे, 51 से 56 है क्या? और ये 56 से 61 है, ये 2007 से 2012 याद रहेगा ये। अच्छा, हर नियोजन के अपने दोष होते हैं, तो भारत में भी नियोजन के कुछ न कुछ तो दोष रहे होंगे, कुछ अच्छा रहा होगा, कुछ बुरा रहा होगा। तो नियोजन के दोष के बारे में लिख लेते हैं। ये रामनाथन जी एक शिक्षक, बहुत बड़े शिक्षाविद हुए, उनकी एक किताब का नाम है एजुकेशन प्लानिंग एंड नेशनल इंटीग्रेशन। मिटा दू उसको, लिखिए, उसी के आधार पर लिख रहे हैं। पूछ सकता है आपसे कि भारत में शैक्षिक नियोजन के क्या दोष हैं? इसके दोष, और एक इसके आधार पर लिख रहे हैं अपन, रामनाथन, डॉक्टर रामनाथन द्वारा एक बुक का नाम है इनका एजुकेशन प्लानिंग एंड नेशनल इंटीग्रेशन। एजुकेशन प्लानिंग एंड नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन, इंटरग्रेशन, ये बताते हैं कि भारत में जो शैक्षणिक नियोजन है उसमें काफी दोष रहे हैं। भारत में जो उपलब्धियां प्राप्त की है, लगभग कितने % शिक्षा का स्तर है हमारा? 73% है, कितना? 73 है ना, 74, 73 कुछ पॉइंट कुछ है, तो हाँ आप कर सकते हैं 74%। ठीक है, तो इनका कहना है कि क्या दोष है भाई? तो पहला दोष बताते हैं कि निश्चित प्राथमिकता का अभाव। रामनाथन कहते हैं कि भारत में किसको प्राथमिक मानते हैं हम लोग? कौन सा प्राथमिक है? आरंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, या उच्च शिक्षा, या फिर जो है विश्वविद्यालयीन शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा? कौन सा महत्वपूर्ण है? हमको नहीं पता है। इसलिए नहीं पता है कि हमारी प्राथमिकता तय ही नहीं, हमारी प्राथमिकता तय नहीं है। सरकार सब क्षेत्र में क्या बना रही है? नीति बना रही है, अपने प्राथमिकता को तय करने का कोई निश्चित फोकस ही नहीं है उसके पास। तो बोलते हैं कि प्राथमिकता तय नहीं है कि किस दिशा की ओर ले जाना चाहती है। अगर किसको फोकस कर रही होती, विश्वविद्यालय को फोकस नहीं कर रही होती, प्राथमिक शिक्षा को फोकस कर रही होती, सिर्फ प्राथमिक शिक्षा पर फोकस करे, धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगा वो शिक्षा। और विश्वविद्यालय शिक्षा का फोकस कर रही थी, अनुसंधान वगैरह बढ़ता, डॉक्टर इंजीनियर ज्यादा बनते। लेकिन निचले स्तर पर अगर शिक्षा प्राप्त नहीं दिया गया तो उच्च स्तर पर कैसे लोग पहुंच पाएंगे? ये भी एक कंफ्यूजन है। तो ये बोलते हैं कि प्राथमिक स्तर पर प्राथमिकता का क्या है? अभाव है। सरकार तय नहीं कर पाती कि क्या प्राथमिकता है, नियोजन करते समय प्राथमिकता ही नहीं तय कर पाते कि हमको किसको फोकस करना है। दूसरा बोलता है कि जो समन्वयित एजेंसी है, एजेंसी और एजेंसियों के मध्य जो है तालमेल का अभाव है। तालमेल का अभाव से मतलब यह है कि अगर केंद्र सरकार ने कोई नीति बनाई है,
उसको फ्लॉप करने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहेगा? राज्य सरकार का। बचा खुचा रहा तो कौन कर देगा? जिला प्रशासन। और ज्यादा रहा तो गुरुजी लोग तो पूरी तरीके से फ्लॉप कर देंगे। ठीक, कैसे करना है? इनकी एजेंसियों के मध्य जो योजना बनाते हैं वो और जो इसका क्रियान्वयन करते हैं वो, उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। क्या कोई संबंध? योजना कौन बनाता है? ऊपर में एसी वाला, रूम वाला, और नीचे में कौन लागू कौन करता है? टीचर से या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो। उनमें आपस में कोई सामंजस्य है क्या? आपस में बीच में क्या है? चैनल बना हुआ है। अब चैनल वैसे ही बना हुआ है कि वो कुछ सिखाकर भेजता है, आते 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 क्या हो जाता है? शब्द भी बदल जाते हैं, अर्थ भी बदल जाते हैं। तो सही तालमेल का जो अभाव होता है, ये लोग कोई समस्या बताते हैं, धीरे 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 समस्या जाते जाते क्या हो जाता है? उसका अर्थ बदल जाता है। तो इनके बीच में तालमेल का बड़ा अभाव है। सीधे प्रत्यक्ष संबंध होता तो शायद ज्यादा ये योजना जमीनी स्तर पर ज्यादा अच्छे तरीके से क्रियान्वयन हो पाता। तीसरा बोलते हैं कि उचित मूल्यांकन और शोध का अभाव। उचित मूल्यांकन एवं शोध का अभाव। निचले स्तर पर सही तरीके से मूल्यांकन नहीं हो पाता है, क्योंकि निचले स्तर पर जो मूल्यांकन हो रहा है वही लोग योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। भाई जो प्रशासनिक अधिकारी है वही योजना का क्रियान्वयन करता है और मूल्यांकन भी कौन करता है? वही मूल्यांकन करता है। ऐसी परिस्थिति में अपना मूल्यांकन वो कैसे करेगा? हमेशा अच्छे रूप में करेगा, बुरे रूप में तो कर नहीं सकता है। तो उचित मूल्यांकन का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। साथ में शिक्षा के क्षेत्र में कोई शोध कार्य नहीं होता है। शोध कार्य शिक्षा क्षेत्र में कैसे करते हैं पता है ना आपको? जब भी पीएचडी करने वाला जो लड़का होता है, शिक्षा क्षेत्र में शोध कर रहा होता है, और पीएचडी करने वाला जो लड़का होता है वो दूसरे पीएचडी किए हुए लड़के का क्या करता है? कॉपी को कॉपी करवा लेता है और जमा कर देता है। शोध कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना शोध। तो एक्चुअल में शोध करने का क्या है? बहुत ज्यादा अभाव है। कॉपी करने का प्रावधान हमारे यहाँ ज्यादा है, तो सही मायने में शोध ही नहीं हो पाता। कॉपी होता है, कॉपी होता है, एक दूसरे वो परंपरागत रूप से एक आदमी ने कॉपी कर लिया है, वही क्या करता है? कॉपी थोड़ा बहुत फेर बदल होकर शोध होकर फिर पेश हो जाता है। तो सही मायने में शोध नहीं हो पाता है, तो उचित मूल्यांकन भी नहीं हो पाता है, शोध भी नहीं हो पाता है। ये भी बताते हैं। अगला बोलता है नियोजन की प्रक्रिया में लेट लतीफी। जो नियोजन किया जा रहा है, प्लानिंग बनाया जा रहा है, उस नियोजन की प्रक्रिया में आज जैसे समस्या है तो आज में समस्या का निदान चाहिए, लेकिन समस्या के निदान के लिए हम लोग 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। इतने साल इंतजार करने पड़ेगा क्योंकि नियोजन की प्रक्रिया उस समस्या को दूर, उसी समस्या के साथ हमको अभ्यस्त होना पड़ता है। अगर हम आज समस्या है, आज ही समस्या का निदान नहीं हो जाएगा तो हम समस्या तुरंत क्या कर लेंगे? सुधार लेंगे अपने आप को। लेकिन प्रशासनिक जटिलता इतनी ज्यादा है, प्रतिवेदन इतने ज्यादा दिए जाते हैं, नौकरशाही, लाल फीताशाही इतनी ज्यादा है कि वो नियोजन की प्रक्रिया भी क्या चल जाती है? उसी में उलझ जाती है और समस्या का निदान 5 साल बाद इंतजार करना पड़ता है और क्रियान्वयन तो 5 साल के बाद भी होता है। वो लेट लतीफी की वजह से हम अभ्यस्त हो जाते हैं, उसी सिस्टम में काम कर रहे हैं। ठीक, एक एक मूल वजह है। इसके बाद 5वां वास्तविक नियोजन का अभाव है। वास्तविक रूप से नियोजन नहीं हो पाता है। नियोजन कैसे होता है? कागजों में। वास्तविक रूप से उसका प्लानिंग नहीं बना पाता। प्लानिंग हम कहां बनाते हैं? कागज में। जरा सोचिए कि आपके जमाने में शिक्षा व्यवस्था वैसे ही रहेगी, स्कूल में गुरुजी आते रहे होंगे 12 बजे और जल्दी चले जाते होंगे 3:30 बजे। अभी वही समस्या है। तो शिक्षा में वैसे ही पहले किताब याद करते थे और कुंजी से याद कर लेते थे, अभी वही व्यवस्था है। अभी बस ऑनलाइन ला दिया गया, थोड़ा सा नया नया प्रोग्राम ला गया, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम हो गया, थोड़े थोड़े बदलाव होते हैं। लेकिन उसका क्या होता है? अब जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला, अब इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के लायक टीचर नहीं है। नियोजन तो हो गया, लेकिन नियोजन का वास्तविक क्रियान्वयन का क्या हो गया? अभाव हो गया। वास्तविक नियोजन नहीं हो पाया। आवश्यकता थी हमें कि इंग्लिश मीडियम स्कूल बन जाए, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल का वैसे क्रियान्वयन नहीं हो पाया जैसे हमें आवश्यकता थी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल किसको देखकर लाया गया था? प्राइवेट स्कूल को। तो प्राइवेट स्कूल जैसे सुविधा कहां है हमारे पास? न टीचर है और नहीं क्या है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, नाम भर का चेंज कर दिया गया है। तो वास्तविक नियोजन का क्या है? हमारे पास अभाव है। 6वां बोलते हैं जमीनी स्तर पर
क्रियान्वयन का अभाव है। कागज में होता है, बड़े स्तर पर हर बार परसेंटेज बढ़ जाता है, हर बार शिक्षा का स्तर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ भी रहा है, ऐसा नहीं शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लोग समझदार होते जा रहे हैं, है ना। लेकिन यह कि जमीनी स्तर पर उतना क्रियान्वयन का क्या हो जाता है, अभाव होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज बताते हैं ये भ्रष्टाचार। राजीव गांधी ने भी एक बार कहा था कि जो पैसे केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाता है, राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया अगर केंद्र सरकार के द्वारा किसी योजना के लिए भेजा जाता है तो जमीनी स्तर पर पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो जाते हैं, क्योंकि इतने लूप होल हैं अपने सिस्टम में कि हर जगह कमीशन सिस्टम बहते 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 पानी खत्म हो जाता है। हर स्तर पर क्या है, एक व्यक्ति कमीशन खा रहा है तो उससे क्वालिटी धीरे धीरे कम हो जाता है, उच्च स्तर से लेकर नीचे स्तर तक क्या पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ। तो भ्रष्टाचार की वजह से जो नियोजन हो भी रहा है वो भी नियोजन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और सिस्टम कैसे चलते रहता है, जैसे को तैसे चलते रहता है। ठीक, तो ये था आपका क्या, शैक्षणिक नियोजन।